हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो कि शारीरिक अक्षमता से संबंधित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की अक्षमता से जो होता है वो डिसलेक्सिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गतिक कौशल अधिगम निर्योग्यता होती है। गतिक कौशल अधिगम निर्योग्यता होती है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बालक यदि सा को वाच और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है तो वह किससे ग्रसित है? जम्बलिंग विकार से, डिसलेक्सिया से, डिस्मॉर्फिया से या डिसलेक्सिया से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, डिसलेक्सिया से, क्योंकि वो सही से पठन नहीं कर पा रहा है और मतलब अक्षरों को, शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो डिसलेक्सिया से विकार से ग्रसित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रैक्सिया का, डिस्कैल्कुलिया का या डिसलेक्सिया का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डिस्ग्राफिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वाणी दोष नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि वाणी दोष जो चारों ऑप्शन दिए उसमें कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी व तेज गति से बोलना, और हकलाना और तुतलाना, और फोर्थ ऑप्शन है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है धीमी व तेज गति से बोलना। तो ये वाणी दोष नहीं है, ये मतलब जो विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, वो उस हिसाब से है। उसमें धीमी, कोई व्यक्ति धीमे बोलता है, कोई तेज बोलता है, तो ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबंध, भाषाघात। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबंध विकार को भाषाघात कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फा एवं बा तथा ता एवं ना अक्षर की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? अवधान केंद्रण की समस्या से, स्मृत की समस्या से, प्रत्यक्षीकरण की, या इनमें से सभी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है प्रत्यक्षीकरण की समस्या से वो बालक ग्रसित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। 100, 120, 140 या 125। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 140। जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन, शाइजोइड वर्ग के बालक किसके अंतर्गत आते हैं? शाइजोइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक रूप से अपंग बालक, मोटे व स्वस्थ बालक, प्रतिभाशाली बालक, दुबले व पतले बालक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं वो शाइजोइड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपकी कक्षा का बालक सी को डी तथा डी को सी पढ़ता है या लिखता है तो वह किससे ग्रसित है? फाइलेरिया से, डिसलेक्सिया से, अफेजिया से या डिस्प्रैक्सिया से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का है, टर्मन का है, टेलर का है या मॉन्ट्रिश का है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यह सिरिल बर्ट का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है, हैदराबाद में है, देहरादून में है या शिमला में है? तो दृष्टिबाधित संस्थान देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है देहरादून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय श्रवणबाधित संस्थान कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मुंबई। तो श्रवणबाधित संस्थान मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, देहरादून या दिल्ली? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हैदराबाद में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का पहला रविवार, मार्च का दूसरा रविवार, मार्च का तीसरा रविवार या मार्च का चौथा रविवार? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मार्च का तीसरा रविवार जो होता है उसमें विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित? तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, एनसीएफ 2005। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है तो किस पर लागू नहीं होता है? देखते हैं ऑप्शन, निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु के बच्चों पर, 14 से 18 आयु के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 से 18 आयु के जो बच्चे होते हैं उन पर यह अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है 2009 वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, विकलांगों के लिए, धार्मिक रूप से पिछड़ों के लिए, क्षेत्रीय रूप से पिछड़ों के लिए? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है विकलांगों के लिए ये संबंधित है। 41 व 46 अनुच्छेद विकलांगों के लिए संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है? अनुच्छेद 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 29 सेकेंड, अनुच्छेद 30 फर्स्ट, अनुच्छेद 30 सेकेंड? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 30 फर्स्ट। मतलब धर्म एवं भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मतलब 30 अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत मतलब शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो भी भाई बहन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।